नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए स्क्रीन पर हेमंत जी को जोड़िए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। कल हमने आपने ही कार्यक्रम किया था राहुल गांधी के दो लगातार महारैलियों के बाद, और दोनों में जो सबसे बड़ा हाईलाइट था वो था नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज। हालांकि वो नाचने उचने वाली बात पे ज्यादा लोगों को मजा आया, लेकिन मुख्य मुद्दा था कि क्या मोदी, मैं क्या जोड़ रहा हूं, राहुल ने तो दावे से कहा था, क्या मोदी डरपोक है, क्या मोदी कायर है, क्या मोदी देश भर में फर्जी का 56 इंच लेके घूम रहे हैं सिर्फ वोट के लिए, हकीकत में रोज बेइज्जत हो रहे हैं और जुबान नहीं खोल रहे हैं। इतने क्या थे। और कल हमने कार्यक्रम में कहा था, मैं तो पूरी उम्मीद से कहा था, आज दिल टूट गया मेरा, कि मोदी कल आएंगे और राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब देंगे, दिखा देंगे कि 56 इंच की छाती ही नहीं, उस 156 इंच की छाती में 156 इंच का कलेजा बैठा रखा है, ये दिखा देंगे। आज खुल करके ट्रंप को ललकारेंगे, लेकिन मैं गलत साबित हुआ। 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी बुरी तरह हार गए और उन्होंने इस बात पर बिहार में चुनावी जनसभा में मुहर लगवा दी कि मोदी डरपोक है, मोदी कायर है। अब छिपने के लिए जगह चाहिए थी। जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग के भरोसे सियासत में होता है, वो हर दिन सुबह उठता है तो शाम तक छिपने की जगह तलाशता है। तो छिपने की जगह चाहिए थी, तो छिपे कहां? छठ मैया के पीछे। छिपे कहां? छठ व्रतियों के पीछे। छिपे कहां? छठ की आस्था के पीछे, छठ के विश्वास के पीछे, और उस संस्कृति के पीछे जिस संस्कृति के करोड़ों लोग फॉलोअर हैं, उसके पीछे छिपे। हालांकि छिपे इसके पीछे दिख रहे हैं, लेकिन यहां भी जगह नहीं थी छिपने की। तो हकीकत में छिपे कहां? उस प्रोपोगेंडा ब्रिगेड के पीछे, जिसे 11 साल में झूठ के खाद पानी से सींच करके तैयार किया गया। मैं 7-8 मिनट लूंगा, पहले ही दर्शकों से बोल दूं, क्योंकि बाइट्स आपको सुनवाना जरूरी है, उसके बगैर एनालिसिस नहीं होगा। और उसके बाद मैं सीधा हेमंत अत्री जी को सौंप दूंगा एनालिसिस पार्ट। सबसे पहली बाइट लाइए राहुल गांधी की, जरा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा इसको। मोदी जी तो ट्रंप से डरते हैं, मोदी जी तो ट्रंप से डरते हैं। 50 बार, सुनो, 50 बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि मैंने नरेंद्र मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कराया। 50 बार बोला है। नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक नहीं निकला। उनका अपमान हर रोज ट्रंप कर रहा है। हर रोज अलग अलग देश में जाके वो उसका अपमान कर रहा है। ट्रंप कहता है कि नरेंद्र मोदी में दम नहीं है, नरेंद्र मोदी को सामने, अपने सामने मैंने झुका दिया। नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक नहीं निकलती। नरेंद्र मोदी जी ने एक बार यह नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप उल्टी सीधी बात कर रहा है, झूठ बोल रहा है। ऐसा आदमी बिहार में विकास कभी नहीं ला सकता, जिसमें इतनी शक्ति नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को कह दे कि भैया आप झूठ बोल रहे हो। मुंह पे अगर जो नहीं कह सकता है, वो बिहार में कुछ नहीं कर सकता। 1971 के बांग्लादेश लड़ाई में इंदिरा गांधी ने कह दिया था अमेरिका के राष्ट्रपति से, साफ कह दिया था, हम तुमसे नहीं डरते। प्रधानमंत्री का वो मतलब होता है। 50 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भैया नरेंद्र मोदी को तो मैंने डरा दिया। 50 बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, आज बोला फिर से कि मैंने नरेंद्र मोदी का फोन लगाया और कहा कि भैया ऑपरेशन सिंदूर को रोको।
और ऑपरेशन सिंदूर रुक गया। उसने बोला है 50 बार। हमारी सेना के बारे में बोल रहा है, हमारी वायु सेना के बारे में बोल रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं ये सच नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, दम नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आज जब वो बिहार आए कह दें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। चैलेंज करता हूं, नहीं कर सकता, दम नहीं है। आखिरी बस 15 सेकेंड, मैं चैलेंज करता हूं कि जब बिहार आए, ये 24 घंटे पहले की बात, बिहार आए तो ये बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, लेकिन मुझे पता है ये नहीं कर सकता, नहीं बोल सकते, इनमें हिम्मत नहीं है, दम नहीं है। एक और बाइट सुनिए, एक और, फिर मोदी जी पर आएंगे। 1971 के युद्ध में आप याद रखिए, जो यहां पे बुजुर्ग लोग हैं, 1971 में बांग्लादेश लड़ाई में अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा। 7th फ्लीट थी उनकी, उन्होंने अपनी नेवी भेजी हिंदुस्तान को धमकाने के लिए, डराने के लिए। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा आपकी नेवी से हम नहीं डरते, आपको जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं। वो महिला थी, इंदिरा गांधी जी महिला थी, मगर इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में थी। नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ना उनका विजन है, ना वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़े हो सकते हैं, ये सच्चाई है। और मैं चैलेंज देता हूं, मैं चैलेंज देता हूं कि नरेंद्र मोदी में अगर दम है तो बिहार में मीटिंग कर रहे हैं, किसी भी मीटिंग में कह दें कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, मैं इसके सामने नहीं झुका, मैंने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया। मैं चैलेंज करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के युवाओं को ये कह दे, नहीं कर सकते। सोचिए हेमंत जी, ये 2 दिन की बाइट है। एक कल की रैली का क्लिप था और एक आज की रैली का क्लिप है। आज की रैली का क्लिप उस वक्त का है जब एक तरफ मतलब घंटे भर, 1.5-2 घंटे के रास्ते पर की दूरी पर मोदी का भाषण चल रहा था, लेकिन जुबान नहीं खुली। फिर मैं कह रहा हूं छुपने वाली, क्योंकि ये छुपते हैं, ये है ही हैं, ये छिपते हैं। देश से मुंह कब छिपाएंगे, बस ये इंतजार हम कर रहे हैं। अगला क्लिप चलाइए, अब सुनिए कहानी, सुनाइए भैया। आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? वो तो कई सकते जो अपनी मां का बिहार वोट सहन पाने के लिए करेगा इस्तेमाल क्या? किए। क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? ऐसे लोग सजा दोगे कि नहीं दोगे? छठी मैया के पूजा खाली इनसे पूछ लो कि होता किस लिए है। टेलीप्रॉम्प्टर हटा दो, खाली इनके सामने टेलीप्रॉम्प्टर आप हटा दो, बस टेलीप्रॉम्प्टर हटा दो। यही तो लोग जो सामने वाह वाह कर रहे हैं, हा कर रहे हैं, खाली इतना समझ जाए कि टेलीप्रॉम्प्टर के व्यक्ति एक बार संवाद कर ले, संभव नहीं है। क्या कहा था? और एक बात और याद दिला दूं, राजद और कांग्रेस के लोग नौटंकी और पाखंड, वो नौटंकी और पाखंड उसको कह रहे हैं जो अपनी मां का भी इस्तेमाल वोट मांगने के लिए कर लेता है। वो छठी मैया का क्या कदर समझेगा? इसका ये जिक्र किया था है? और एक बात और, छठी माता का ये महापर्व
नॉर्मली जब टीवी और सोशल मीडिया का दौर नहीं था तो लोगों ने लालू और राबड़ी को मनाते हुए देखा टीवी में, जब लिमिटेड 1-2 चैनल थे और उसी से जाना था। हम लोग तो उस कल्चर में है, मनाते हैं, नहीं तो टीवी में वही आता था कि राबड़ी देवी और लालू वो सूप लेकर के वो पूजा करते थे, अर्घ देते हुए आता था। खैर, अगली क्लिप देखिए, इसलिए दिखा रहा हूँ कि सारे एक ही जगह छिप रहे हैं, सारे एक जगह। होता है नहीं, आइस पाइस खेलते हुए बच्चे कई बार एक ही जगह छिपते हैं और सब इकट्ठे पकड़े जाते हैं। सुनाइए इनको भी, सुनाइए। माताओं बहनों ने की, और कल राहुल बाबा आए। अबे राहुल बाबा, उनको इस देश की परंपरा का कोई ज्ञान नहीं। भाई कहां से होगा? उनका नैनीहाल इटली जो ठहरा, उनको मालूम नहीं है। मोदी जी का अपमान करते करते उन्होंने छठ मैया का अपमान करने का जघन्य अपराध किया। और भाइयों बहनों, उन्होंने कहा कि छठ मैया की पूजा एक नाटक है। मुझे बताओ तारापुर वालों, छठ मैया के श्रद्धा से पूजा करने वाले, अनुष्ठान करने वाले लोग नौटंकी कर रहे हैं क्या? जोर से बोलो, कर रहे हैं क्या? मोदी जी का आप अपमान करो तब तक तो ठीक है, मगर राहुल भैया आपने छठ मैया का अपमान किया है। बिहार की जनता अपना पर्चा चुनाव में जरूर दिखाएगी, चुनाव में जरूर। और ये कांग्रेस वाले समझते नहीं है। उन्होंने जब जब नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्द किए, उनका बदला देश की जनता ने लिया है। और इस बार तो जब यात्रा निकली राहुल गांधी की, तब मोदी जी की माता जी को भी अपमानित। हटा दो भाई, हटा दो, इतना नहीं झेलने का बस है, हमारे बस का इतना नहीं झेलना है। मतलब झूठ फरेब का जब जब मोदी जी का अपमान किया, मोदी जी का अपमान वो रोज बेइज्जत कर रहा है। एक बार नाम ले लो कभी। इस देश में जो तानाशाही सत्ता, ईडी, सीबीआई, पुलिस सब लेकर के कर रहे हो ना आप लोग, अमित शाह भैया और राहुल भैया छोड़ो, अमित शाह भैया बोलो ना एक बार नाम। वो ट्रंप का रोज बेइज्जत करता है मोदी जी को। छठ मैया को के पूजा को, अनुष्ठान को नौटंकी बताते हैं। अरे भाई, छठ मैया आ जाओ, चुनौती देता हूं मैं तुम, 1 नहीं 18 बार दे चुका चुनौती, 118 बार दे चुका। अमित शाह, नरेंद्र मोदी ससम्मान बड़े हैं, अगर कहेंगे कि उनके पैर छू लूं मैं और मेरे साथ खाली एक बार बैठ जाए चर्चा में। कितना जानते हैं छठी मैया को, कितना जानते हैं छठ महापर्व को। ढकोसला, पाखंडी, पाखंड कर रहे हैं ये लोग। ये मैं खुला कर रहा हूं, बतौर पत्रकार कर रहा हूं हेमंत भाई। जब मेरे आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करेंगे तो मैं कहने वाला हूं पाखंडी। मुझे किसी राहुल गांधी के और तेजस्वी यादव की जरूरत नहीं है, ये घोर पाखंडी है। चलिए अब पाखंड जो है, इनके पाखंड की पाठशाला को और आगे दिखाते हैं। बस मैं आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए बस। आप सुनाइए भैया, सुनाइए। मैंने टीवी पे देखा, एक तरफ यमुना, फोटो देखी आपने? वो देखी? एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको अगर कोई पी ले या उसमें घुस जाए बीमारी हो जाए। दूसरी तरफ छोटा सा मोदी जी के लिए तालाब, दूर दूर से पाइप से पानी आता है। एक हिंदुस्तान, मोदी जी वाला हिंदुस्तान। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी, और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान,
नरेंद्र मोदी का ड्रामा और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। टीवी पे आया, टीवी पे वो पाइप दिख गया कि भैया नरेंद्र मोदी जी नहाने आएंगे, बाकी हिंदुस्तान गंदे पानी में नहाएगा। नरेंद्र मोदी जी के लिए साफ पानी आएगा पाइप में, तालाब बनाया जाएगा, मोदी जी ड्रामा करेंगे। ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। और जैसे लोगों को वो पाइप दिख गया, नरेंद्र मोदी कहते मैं तो नहीं जाऊंगा। ये है सच्चाई। इसमें असली खलनायक पाइप है, असली विलन पाइप है, वो पाइप दिख गया। ये बताइए जरा, बिहार के लोगों को, मतलब मेरी तो हैसियत नहीं है कि मैं कहूं कि बिहार के लोगों को या भारत के लोगों को मैं समझा पाऊंगा, लेकिन क्या बिहार के लोग, ये जो राहुल ने बोला है, इटालियन में बोला था क्या? नैनीहाल है इटली में, नैनीहाल, तो नैनीहाल की भाषा इटालियन तो बोला नहीं था, हिंदी में बताया है कि कौन पाखंड करने जा रहा था, कौन नहाने जा रहा था। हेमंत भाई, ये कहाँ छिप रहे हैं और छिप पाएंगे क्या? अजीत भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, पहले तो आपको याद दिला दूं, कल आपने वायदा किया था कि मोदी जी जवाब देंगे, और मैंने कहा था कुछ भी करेंगे ट्रंप का नाम नहीं लेंगे, ना इस चुनाव में लेंगे ना कभी लेंगे, जब तक प्रधानमंत्री तब तक नहीं लेंगे। और उसके बाद जब विपक्ष में कभी बैठने का मौका मिला, अगर उस लायक बचे, तो फिर देखेंगे उनके चाल क्या सुर पकड़ेंगे वो। असली बात आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि आस्था का पाखंड करते करते कोई आदमी सरेआम धरा गया, और वो बात, उस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं। क्यों कहा राहुल गांधी ने नाटक? बाकी तो दर्शक बहुत समझदार है हमारे, खुद समझ लेंगे, लेकिन जस्ट एक छोटा सा रिकैप, आएंगे ट्रंप के ऊपर भी। राहुल गांधी ने एग्जैक्टली क्या कहा था? राहुल गांधी ने कहा कि साहब, एक तरफ यमुना थी और उससे चंद गज की दूरी पे एक स्पेशल वासुदेव घाट बनाया गया, चंद गज की दूरी पर, और उसमें सरिता विहार से जो पानी लाया गया और वो कैमरे पे आ गया। पूरी की पूरी कवायद मोदी जी के लिए थी कि वो एक फोटो क्रिएट करेंगे, एक इवेंट क्रिएट करेंगे सुबह सुबह वहां पर आके, सूर्य को, उगते सूर्य को, और जो जो अपना छठ पूजा का जो उत्सव है उसके समापन का भी एक वो होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्लानिंग तो ये थी। वो लाल पाइप पर वो वीडियो पे दिखा दी एक नेता ने, पत्रकार तो ये काम करते नहीं, एक लोकल नेता ने वहां पे, सौरभ भारद्वाज नाम के, उसने वो पाइप दिखा दी। उसके बाद हमने शो किया तुरंत, और अगले दिन जो आप कह रहे थे कि हमें कोई क्रेडिट की जरूरत नहीं है, अगले ही दिन वो कैंसिल हो गया। हमने शो में भी कहा था ये कि मोदी जी शायद ही अब आएंगे, तो वही काम हुआ कि मोदी जी नहीं आए। तो पाखंड कौन कर रहा था, नाटक कौन कर रहा था, ड्रामा कौन कर रहा था? बिहार की महिलाएं कहां आ गई इसमें? बिहार के लोग कहां आ गए इसमें? बिहार की आस्था कहां से आ गई इसमें? छोटी सी एक बात का जवाब दे दीजिए। आप छठ को मुझसे कहीं कहीं गुना ज्यादा जानते, आपने सारी व्यवस्थाएं कर ली, आपका हरा पाइप भी दिख गया, कोई बात नहीं। अगर आपकी वास्तव में आस्था थी तो आप वहां करके स्नान कर लेते, सूर्य को रद्द देते, कौन रोक रहा था आपको? आपने सब कुछ करवाया, फिर नहीं आए, वो करोड़ों रुपए खर्च हो गए वहां पे, हुए कि नहीं हुए? पाइप आए, सारा वो बनाया, सब आपके लिए, साफ सफाई सज्जा जो भी होती है, उस पर RTI भी लगा दी किसी ने पता करने के लिए कि कितने पैसे खर्च हुए। हालांकि जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो भविष्य के गर्भ में। मेरा आशीष भाई साधारण सवाल ये है कि आस्था का पाखंड कोई कर रहा है, उसको कोई सच बात कह दे कि ये नाटक था, ये ड्रामा था, वो व्यक्ति उसको अपने ऊपर से हटा के बिहार के लोगों से जोड़ देता है। ये बहुत बड़ी शर्मनिरपेक्षता का मसला है, ये छोटा मोटा नहीं। आप करके दिखाइए, ये करके दिखाइए, आप मान जाऊंगा मैं आपको। आप तो बहुत बढ़िया बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोलते हैं, आपके डायलॉगों की दुनिया मुरीद है, ठीक है ना, जो आपके वन लाइनर्स होते हैं, जो आपकी जुगलबंदी होती है। इसका जवाब मुझे दे दीजिए कि उनकी जगह पे आशीष चितरंशी के लिए वही घाट बना था और लास्ट मोमेंट पे आप नहीं गए, तो पाखंड आपने किया, ये सवाल पूछने वाले ने किया, सीधी सी बात। तो मोदी जी ने पूरे बिहार के लोगों को, बिहार की महिलाओं को पोमेरियन मीडिया के जरिए, अपने ट्रोल सेना के जरिए, और जो आप कहते हो ना एक पर्टिकुलर शब्द कि प्रोपेगेंडा जो उनके लिए करते हैं, प्रोपेगेंडा तंत्र जो उनका है, उसके पीछे छुप गए एक्चुअल में, उसके पीछे छिपे हुए। कल पहला नाटक क्या किया था भाषण में, कल कमाल देखिएगा, सीक्वेंस देखिएगा इसकी। कल उसने कहा कि अगर वोट के लिए आप बिहार के लोग कहें कि मोदी जी डांस कर दो, तो डांस भी कर देंगे, याद है आपको?
तो कल पूरे का पूरा नैरेटिव ये बनाया गया कि प्रधानमंत्री जी का अपमान कर दिया, प्रधानमंत्री जी की गरिमा से खिलवाड़ कर दिया। मैं फिर उस पर काम करना शुरू किया। तो मोदी जी कह रहे थे कि वोट बैंक के लिए तो ये मुजरा भी करेंगे, वो विपक्ष के लिए कह रहे थे। तो डांस जो है वो तो मेरे ख्याल खुशी में किया जाता है। डांस हमारी परंपरा का हिस्सा है। अपमानजनक शब्द नहीं है। हाँ, और डांस सियासत की मुद्रा के आविष्कारक है नरेंद्र मोदी। डांस सेलिब्रेटरी टोन है उसके, ठीक। उसको जब आप कोई भी सेलिब्रेशन में होते तो आप डांस करते हैं, उसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, कुछ भी कंटेम्पचुअस नहीं। और जो मुजरा शब्द है उसका किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, किसने किया था, जैसा आपने कहा, वो कोई और नहीं, श्रीमान मोदी जी थे। उन्होंने जब विपक्ष को मुजरा करने की बात की थी तब उन्होंने प्रधानमंत्री पद का मान, मर्यादा और गरिमा 7वें आसान पे पहुंचा दी थी, ठीक। अमित शाह जी ने आज कमाल ही कर दिया, वहां पे राहुल बाबा, इटली, वो सारा आपने बता दिया। असली सवाल पे आता हूं। एक लाइन का सवाल ये था, और राहुल गांधी ने कल भी चुनौती दी और आज भी दी। क्या कहा उन्होंने कि एक बार बता दीजिए ट्रंप ने 50 बार आपकी बेइज्जती कर दी, ठीक। 50 बार नहीं, करेक्ट कर दूं, 56 बार कर चुके, अब तक 56 एग्जैक्टली। और तमाम देशों में घूम घूम के, जमीन पे, आसमान में, पाताल में, जहां जहां संभव है हर जगह कर चुके वो, ठीक। तो इनको जो अपनी अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती है उसका कोई ध्यान नहीं। और यहां कोई सवाल पूछ ले तो प्रधानमंत्री पद की अपमान हो गया, अवमानना होगी, पता नहीं क्या क्या होगा। इसको क्या कहेंगे आप? मैंने आपको कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, और हमेशा के लिए याद रखिएगा, जब तक प्रधानमंत्री के पद पर है ट्रंप इनको यूं ही कठपुतली की तरह नचाता रहेगा। शी जिनपिंग के साथ आज मुलाकात थी, आपको पता है, एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई उनकी। शी जिनपिंग को ट्रंप रिसीव कर रहा था वहां पे, फोटोग्राफ दिखा दीजिए, ट्रंप को रिसीव किया बुसान के अंदर, राइट। और उसके बाद सारी वो बातचीत हुई, और ट्रंप ने जाते टाइम एयरफोर्स 1 में ये घोषणा की कि हमारा उनके साथ ट्रेड डील हो गया। हुआ नहीं हुआ राम जाने, हमें कोई मतलब नहीं उस बात से। सवाल ये है कि हमारे को ट्रेड डील के लिए वो आदमी क्या कहता है कि मैंने भारत को धमकी दी कि 250% टैरिफ लगाऊंगा वरना ऑपरेशन सिंदूर रोक दो। यहां से शुरू किया था उसने, और अल्टीमेटली ऑपरेशन सिंदूर रुक गया। और उसकी सबसे पहले घोषणा किसने की थी, अगर आपको याद हो तो? 10 मई को 5:33 पे ट्रंप ने की थी, और आपके विदेश मंत्रालय ने 6 बजे की थी, 6 बजे के 1-2 मिनट बाद। उससे पहले मार्क रूबियो कर चुके थे, पाकिस्तान कर चुका था, ठीक। एक लाइन में, केवल एक लाइन राहुल गांधी ने, अच्छा ये बात कोई राहुल गांधी ने, मैंने कल भी आपको याद दिलाया था, केवल बिहार में नहीं कही, कल नहीं कही, आज चुनौती नहीं दी, ये उन्होंने संसद में भी कहा था कि आप ट्रंप को जवाब दीजिए, माकूल जवाब दीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन 56 इंची एक अकेला सब पर भारी, किस पर भारी है वो? अपने से कमजोरों के ऊपर, जिनको राजीव कुमार अग्रवाल और ज्ञानेश गुप्ता की मदद से वो पीछे धकेल चुका है, उन पर भारी है। या जो अंतरराष्ट्रीय डंका बजता था वहां भी किसी से कोई बात कर पाता है? सवाल तो ये भी है ना। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस दौरान और उसके बाद दुनिया के एक देश का नाम बताइए, जनरल नॉलेज का सवाल है ये, जो भारत के साथ खड़ा हुआ, एक का नाम बता दीजिए। रूस तो हमारा ऑल टाइम टेस्टेड फ्रेंड था। एक इजराइल को छोड़ दीजिए, उसने पाकिस्तान का नाम लेके निंदा की। और ऑपरेशन सिंदूर से लेके आज तक मोदी जी तमाम अंतरराष्ट्रीय डंके बजाए के, कहीं उनके मुंह से आपने पाकिस्तान शब्द सुना हो भारत की सीमा से बाहर? और भारत में उनका कोई भी भाषण बिना पाकिस्तान के खत्म होता हो। लेकिन राहुल गांधी के भाषण का असर देखिए, उनकी चुनौती का असर देखिए। कल भी उन्होंने जिक्र किया चुनौती का, आज भी चुनौती का असर दिया। उसका असर क्या हुआ कि आज और कल श्रीमान जी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र नहीं किया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र आते ही फिर वही बात आती कि ट्रंप बेइज्जती करता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये पहला अवसर है, मोदी जी कोई मौका नहीं चूकते। राष्ट्रपति को उस महिला अधिकारी के साथ, वायुसेना अधिकारी के साथ फोटो खिंचवा रहे अंबाला, उस पर राफेल में उड़ने के बाद सारे काम हो रहे हैं, लेकिन बिहार में सिंदूर का नाम नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने चुनौती दे दी कि ट्रंप का जवाब दे दो पहले। वो जवाब देने की हिम्मत नहीं। गाली गलौज करा लो, इंडिया में भी करा लो। और आपने बहुत अच्छा कहा भाई, मोदी जी जवाब नहीं देना चाहते, मोदी जी के बहुत प्रिय मित्र हैं, तो अमित शाह से जवाब दिलवा दो, क्या दिक्कत है उसमें? निशिकांत दुबे से दिलवा दो, ठीक है, अजीत डोवल से दिलवा दो, जयशंकर से दिलवा दो, किसी से दिलवा दो भाई। आपके पास तो बहुत बड़ी फौज है, बड़े दमदार एक से अंतरराष्ट्रीय किस्म के नेता है। और कोई अनुराग ठाकुर से दिलवा दो, छोड़ो कंगना रनावत से दिलवा दो, वो तो दे ही देगी जवाब। वो तो मोदी जी को ट्रंप का पता नहीं क्या,
मोदी जी को ट्रंप का कुछ बता चुकी है, वो ध्यान होगा ना आपको। किसी से तो जवाब दिलवा दो भाई, उसको क्यों छुट्टा छोड़ रखा आपने। सवाल आशीष भाई ये है ही नहीं। हकीकत ये देखे, चुनाव ज्ञानेश गुप्ता जीतेगा या तेजस्वी जीतेगा, भाजपा तो जीत नहीं रही। या तो ज्ञानेश गुप्ता जीतेगा या तेजस्वी जीतेगा, हमें इस बात से कोई बहुत लंबा चौड़ा मतलब नहीं। लेकिन सवाल ये है कि चुनाव के दौरान जो नैरेटिव बनता है वो दो ही चीजों पे बनता है। एक, आप 20 साल से सत्ता में हैं, आपसे बिहार को क्या मिला और अगले 5 साल में क्या मिलेगा। और आप भाषण में क्या कह रहे हैं, 50 मिनट का भाषण था आज। क्या बोले पता है आपको, कि जंगल राज था वो, उस टाइम एक वो फलां कांड हुआ था, उस समय ये हुआ था। अरे भाई, अपने 20 साल का भी कुछ बता दोगे। फिर कहते हैं हमने 1210 करोड़ रुपए बांट दिए महिलाओं को, 1210 करोड़ रुपए बांट दिए 10,000 रुपए महिलाओं को, और वो उद्यम शुरू करने वाली है। 10,000 रुपए में, आशीष भाई आप तो ज्यादा अर्थशास्त्री हो बड़े मेरे से, आप मुझे बता दो 10,000 में कौन सा व्यवसाय शुरू होता है, कोई एक बता दो। दिया मैंने, हेमंत भाई बता दिया था पिछली बार ही। ये बेसिकली ये योजना थी कि पशुपालन और ये सब करने के लिए कि करेंगी महिलाएं। तो मैंने पिछली बार जब हम लोग चर्चा शायद किए थे, हम ही आप थे, मैंने कहा तो 10,000 रुपए में भैंस तो आने से रही, एक भैंस या एक गाय, वो खूंटा और पगहा जो बांधा जाता है, नहीं हरियाणा में भी शायद पगहा बोलते हैं कुछ और, पगहा बांधा जाता है, तो खूंटा और पगहा 10,000 में मिल जाए, यही बहुत है। नादी जो हौदा होता है जिसमें चारा चलाते हैं। 10,000 रुपए में महिलाओं को उद्यमी बना दिया, 1210 करोड़ रुपए बांट के, आज मोदी जी ने बताया। मैं हैरान रह गया। आप तो बस के निकल गए, आपने कहा था कि कल मैंने राहुल के दोनों भाषण सुने, आज आप सुनेंगे मोदी के। आज आप फिर भागे और मोदी जी के फिर मेरे जिम्मे लगा दिए। ठीक है ना, इसका भी आपके ऊपर कुछ न कुछ होगा। लेकिन सवाल आशीष भाई ये है कि आप पूरे देश की जनता को कितने समय तक इसी अंदाज में मूर्ख समझते रहोगे। ये मूर्ख बनाने की बात नहीं है, मूर्ख तो बना चुके हैं। इस देश की सामूहिक बुद्धि और चेतना को नष्ट और भ्रष्ट करने का जो प्रोजेक्ट है पोमेरियन मीडिया के सारे, उसको 11.5 साल हो गए। उसके दो पहलू है। एक तो जो भी मोदी से सवाल पूछे उसको जलील करना है, उसको मूर्ख साबित करना है, उसको पप्पू साबित करना है। उसका एक दूसरा पहलू भी है जो हम भूल जाते हैं, मोदी को लार्जर देन लाइफ बना करके भगवान और देवता के तौर पर स्थापित भी करना है। उस प्रोजेक्ट की सेकंड एक्सटेंशन ये है। तो बिहार के लोग, उनके साथ जो होना था वो SIR में हो चुका, उसको रोज रोज बताने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या बिहार के लोग, जिनको मैं पॉलिटिकली बहुत ज्यादा वेकट मानता हूं, बहुत ज्यादा, बिहार और यूपी के लोगों का एक ही गजब है कि पॉलिटिकली वो बहुत ठीक है, मतलब अपने हिसाब से हिसाब किताब कर देते हैं। राम मंदिर के बावजूद किया ना हिसाब यूपी में, लोकसभा में सब कृत्यों के बावजूद भी किया। तो बिहार के लोग समझेंगे क्या छठ पूजा का अपमान, की छठ मैया का अपमान किसने किया था। मतलब छठ मैया को यूनेस्को की सूची में डलवाने के लिए, विरासत सूची में डालने मोदी की चिट्ठी की जरूरत है। और भाई अगर ये चिट्ठी की जरूरत है तो 11.5 साल में क्यों नहीं लिखी, आज क्यों लिखी। और आज कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, तो छठ मैया को मोदी जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, ना यूनेस्को को जरूरत। नहीं, मुझे तो भाई इस मामले में कहते यूनेस्को को भले जरूरत हो, छठ मैया ये ऐसे मोदी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कतई नहीं जरूरत है। और मैं ये बात, मैं यहाँ पर जैसे कई बार होता थर्ड पार्टी बोलती है, मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्टी बोल रहा हूं। जितना पूर्वांचल, बिहार, झारखंड, बंगाल तक, कोलकाता तक मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है, जितने हैं उनमें से मैं एक हूं। मैं 1.5 भी नहीं हूं, मैं 1.25 भी नहीं हूं, मैं वही एक हूं जैसे बाकी है। तो मैं इस बात को कहता हूं कि कतई नहीं चाहिए भैया, कतई नहीं चाहिए। अभी मैं हेमंत भाई आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं, अभी ये खत्म नहीं हुआ है सोना। अभी एक अगली क्लिप जरा लाइए, अगली क्लिप लाइए। ये सब अचानक ऐसे ही नहीं हुआ है। ये बिहार के चुनाव में कांग्रेस की सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। कांग्रेस चाहती है कि आरजेडी का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, और इसलिए कांग्रेस बिहार विरोधियों को बिहार चुनाव प्रचार में ला रही है। एक उदाहरण है कि आरजेडी कांग्रेस की लड़ाई कितनी बड़ी होती जा रही है। साथियों, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारी धरोहर
यही बिहार की आत्मा है। भाई इन बच्चों से जो फोटो लाए ले लीजिए, ये कब से हाथ ऊपर करके थक जाएंगे। जरा ले ड्रामा शुरू, हटाओ हटाओ हटाओ, तत्काल हटाओ, तत्काल हटा दो। ड्रामा देखते देखते 11 साल हो गया। आरजेडी की कितनी चिंता है इनको, देखिए जरा। आरजेडी की चिंता तो लालटेन सिंबल पे ही चुनाव लड़ जाओ इस बार काशी से। आरजेडी को कमजोर करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। नरेंद्र मोदी ये चिंता जता रहे हैं, इस पर 600 शब्दों का एक निबंध लिखा जा सकता है दंड से। बताइए आप। अब सुनिए, लेकिन सुनिए, ये एक बार इस देश में दो ऐसे लोग जो है पदासीन हुए, मतलब मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाइट में सुनाने वाला हूं। इस देश में दो ऐसे लोग मुख्यमंत्री बने जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले कोई भी चुनाव नहीं जीता था, कोई चुनाव नहीं जीता था, सीधे मुख्यमंत्री बने। एक नरेंद्र मोदी, और एक नरेंद्र मोदी को एकदम राइट टाइम अभी कर रही हैं राबड़ी देवी, लाइव राबड़ी देवी। महिलाओं का अपमान किया जो छठ व्रतियों का, वो तो आप लोग गाड़ी लूट लेते थे, चोरों से आरजेडी के समय गाड़ी लूटा जाता था। पूरा देश के बांधे रख दिए, चोर नहीं हुए, असली चोर तो वही है। मैं बता देता हूं, ऑडियो क्लियर नहीं होगी। राबड़ी देवी ने कहा, इट इज ही हु हैज लूटेड द एंटायर कंट्री। असली चोर यही है मोदी, यही है जिसने पूरे देश को लूटा है। एंड ब्रॉट इट टू स्टैंड स्टिल। द रियल थीफ इज हिम। असली चोर ये है, ही हैज लूटेड द नेशन। पूरे देश को जिसने लूटा है, ये है। मैंने बताया दोनों की विशेषता। अब एक और बचा होगा शायद, वो अगला भी चला दीजिए, फाइनल रिएक्शन होगा अभी। हेमंत भाई रुकिए, सबर करिए, चुनाव है, कंटेंट ज्यादा है। ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। बहन बेटियों को उठाने का खेल चल रहा है, डराया जा रहा है। बताइए, बहन बेटियों खेल उठाने खेल वहां चल रहा था झारखंड में, वही खेल यहां आ गया, वही खेल तमिलनाडु में जाएगा, वही खेल केरल में जाएगा। ये कहो श्रीलंका वगैरह में जाके आदमी नहीं बोल देता ऐसे कि यहाँ बहन बेटियों को लूटने खेल चल रहा है। ये कैसी सियासत है, कभी कल्पना किया था? मैं तो कपिल शर्मा शो टाइप एक सवाल पूछ लेता हूँ, जैसे कपिल शर्मा कई बार पूछता है ना, आपने इतनी कामयाबी हासिल की, कभी सोचा था कपिल शर्मा शो में जाएंगे? तो हेमंत भाई, आपने इतनी पत्रकारिता की, सियासत देखी, कभी सोचा था कि ऐसे नेता देखेंगे और सुनेंगे? कभी कल्पना किया था कि आपको सौभाग्य मिलेगा? देखिए आशीष भाई, मूर्खता का अमृत काल है। 2013 में शुरू हुआ था, और अन्ना हजारे के आंदोलन से लेकर के उसके बाद जो पूरा पूंजीपतियों ने एक पूरा गेम बनाया था, पूरी एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी, उसी की एक्सटेंशन आप डे इन एंड डे आउट देखते हैं। और मोदी जी ने जो एक नया नुस्खा इस देश की सियासत को दिया, वो ये दिया कि बिना किसी भी परफॉर्मेंस के, बिना किसी भी डिलीवरी के, केवल झूठ, फ्रेम, विभाजन और भ्रम, इन 4 कीवर्ड्स के सहारे इस देश को हाँका जा सकता है। ये उन्होंने एक कीवर्ड दिया शुरुआत में, 2019 तक उसका ये रहा। उसके बाद उनके दिमाग में एक इनोवेशन आई। उसके बाद उन्होंने, क्योंकि तब तक सारे के सारे जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थान थे, संवैधानिक संस्थाएं थे, उन सबको कैप्चर कर चुके हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन बचा नहीं। 2019 के बाद उनके दिमाग में फिर एक अद्भुत गुजराती आइडिया है कि क्या हम सदा के लिए सत्ता में रह सकते हैं? तो सदा के लिए सत्ता में रहने के लिए उन्होंने अरोड़ा साहब की सेवाएं ली, मुख्य चुनाव आयुक्त। उसके बाद अपने राजीव कुमार अग्रवाल की ली,
और अभी ताजा ताजा ज्ञानेश गुप्ता आए हैं, उनकी भाषा भी अगर आप देखेंगे तो पूरी की पूरी संघ की भाषा है, विषय और तमाम चीजें वो हर वाक्य में जो करके अपनी इंटीग्रिटी दिखाते हैं कि देखिए मैं आपके साथ अलाइंड हूं। तो जो मोदी जी का अब ये जो नुस्खा चल रहा है, ये मान करके चलिएगा। देखिए आप तो हरियाणा में भी आए थे, मध्य प्रदेश आपने देखा, छत्तीसगढ़ आपने देखा, महाराष्ट्र आपने देखा, और महाराष्ट्र की तो दाई हमारे पास है सौभाग्य से भाऊ अशोक वानखेड़े जितना महाराष्ट्र को जानते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने एक एक घटना बताई वहां की, कैसे चुनाव में वोट जोड़े गए और कैसे क्या क्या किया गया, तो वो तो अद्भुत है ना भूतो ने भविष्य थे। उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मोदी जी भाषणों से चुनाव जीत रहे हैं या मोदी जी अपने शासन से चुनाव जीत रहे हैं, तो माफ कीजिएगा ना, तो वो भाषण से चुनाव जीत रहे हैं ना वो शासन से चुनाव जीत रहे हैं, वो केवल मैनिपुलेशन से चुनाव जीत रहे हैं। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं। जिस तरीके से हरियाणा में कोई नाम लेवा नहीं था, 4 दिन पहले चुनाव छोड़ के चले गए थे ये लोग, आपको ध्यान होगा, आप तो थे यहीं घूम रहे थे। मध्य प्रदेश में किसी ने ये कहा हो कि बीजेपी सत्ता में आ सकती है, छत्तीसगढ़ में किसी ने कहा हो, महाराष्ट्र में 5 महीने पहले क्या हुआ था लोकसभा में, और ऑल ऑफ ए सडन क्या हो गया। तो ये समझ लीजिए आप, ये इलेक्टेड डेमोक्रेसी नहीं है आशीष भाई, ये इलेक्टेड ऑटोक्रेसी है कि आप वोट किसी को डाल दीजिए, वोट जाएगा वहीं पर। कोई कहता है ईवीएम का इशू है, कोई कहता है वीवीपैट का इशू है। मैं कह रहा हूं ये इशू कहीं और है। आपको बार बार मेरी आपकी तमाम बार चर्चा हुई है, ये डेटा मैनिपुलेशन का इशू है, ये वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन का इशू है, ये ब्यूरोक्रेसी की जो मिलीभगत है उसका इशू। कल क्या कह रहे थे, आपने सुना था तेजस्वी यादव को, जहां पे वो जनसभा थी, उन्होंने कहा कि ये चुनाव तो हम पिछली बार भी जीत गए थे, लेकिन जीतते हुए के बावजूद हमें हारा हुआ घोषित कर दिया गया। तो एक वो टेक्निक भी है, जहां 1000 से नीचे वोट हो, वोट का हार जीत का अंतर हो, वहां वो खेल कर दिया जाता है। तो लोग आप प्रधानमंत्री भी उसी से बने हैं। ये 240 पता है, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं अभी एडीआर की। एडीआर ने जो 60-80 सीट बताई थी खेल, वो नहीं, उसके अलावा बांसगांव से लेकर के देश भर में कम से कम 10, 12, 15 सीटें ऐसी हैं जिन पे ये खबर आई, लोगों ने वहां पर चर्चा किया, मैं तो नाम भी एक कर लिया बांसगांव, कि जहां पर ये हारे थे लेकिन मार्जिन कम था, और बाद में जब बिल्कुल लास्ट टाइम आया तो सर्टिफिकेट थमा दिया गया। और अगर 15 घटा दीजिए 240 में से तो फिर खत्म। आशीष भाई इसको बहुत, हम कोई पॉलिटिशियन नहीं, मैं कुछ मूल, क्योंकि मैंने चुनाव आयोग बहुत लंबे समय तक कवर किया है, तो एक सवाल दो लोगों के बीच में छोड़ के जरूर सुबुद्धि श्रोता मुझे लगता है ध्यान देंगे उस पर। 2014 के बाद से जितने भी चुनाव हुए, सत्ता में आने के बाद, चुनाव कार्यक्रम कैसे तय होता है आपको पता है, ठीक। आचार संहिता का कौन सा आचार और मुरब्बा बनाया गया ये भी आपको पता है, ठीक। अफसरों की तैनाती कैसे की जाती है वो भी आपको पता है। उसके बाद जब मतदान होता है, मतदान जब होता है 5 बजे के बाद कैसे रातों रात घंटों के अंदर मतदान का प्रतिशत बढ़ जाता है या घट जाता है, देखा आपने। 5-5 दिन, 10-10 दिन, 20-20 दिन तक चुनाव का वोटिंग परसेंटेज नहीं बताया जाता देश को, ध्यान है आपको। मतदान के दिन कुछ वोटिंग होती है, और जब 10 दिन बाद, 15 दिन बाद बताते हैं, और काउंटिंग में जो बताते हैं उसके अंदर फर्क आपने पहली बार देखा देश में, कि वोट पड़ी 100 और गिनी 120। उड़ीसा का पूरा निकलवा के देख लीजिए, ठीक। तो चुनाव के घोषणा से लेकर के और परिणाम की घोषणा तक, वोट परसेंटेज की घोषणा तक, कोई एक चीज ट्रांसपेरेंट बची है? सारी बात छोड़ दीजिए, कोई एक चुनाव लड़ा मैंने और आशीष चित्रांशी ने, और मैं चुनाव हार गया। मैंने कहा साहब फला 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 बूथ पे मुझे डाउट है, इसकी एक तो रिकाउंटिंग करवा दीजिए और यहाँ की सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए मुझे। 2 घंटे के अंदर कानून बदल दिया कि सीसीटीवी फुटेज नहीं दी जाएगी। फिर सीसीटीवी फुटेज बनवाते क्यों भाई? अरबों रुपया खर्च होता है आशीष भाई। इस देश में कितने पोलिंग बूथ है, उन सब पे कैमरा लगाना, उन पे सब पे जिस तरीके की रिकॉर्डिंग, सारा इक्विपमेंट लगाना, क्या लगता है आपको कितने रुपए खर्च होते होंगे? जब उसकी रिकॉर्डिंग देनी ही नहीं आपने तो करवाई क्यों थी? और वो मान किस लिए रहे थे कि 5 बजे के बाद वो लाइनें देखने चाह रहे थे, जो आपने परसेंटेज बढ़ाया उसके लिए। छोड़ दीजिए, एक अपना एक्टिविस्ट वकील अदालत में चला गया इन्हीं सब मामलों को लेके, उस पर 6 लाख रुपए जुर्माना लगा दिए, 6 लाख रुपए। यानी कि आप अगर आवाज उठाओगे तो आपका हिसाब नीचे से ऊपर तक कर दिया जाएगा, कहीं नहीं बचा। एक दूसरा वकील गया वोट चोरी को लेकर के, उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया, उसको कह दिया गया कि आप रेलेवेंट अथॉरिटी के पास जाओ। ये है इलेक्टेड ऑटोक्रेसी।
ये लोगों को दिख नहीं रहा। मेरा और आपका काम है लोगों को तथ्यों के साथ आगाह करना। तो मैंने ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताई है, इसमें कोई भी डेमोक्रेसी का पैटर्न है या इलेक्टेड ऑटोक्रेसी का पैटर्न है, ये मैं आपके ऊपर और सारे दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं, वो खुद तय कर लें। चलिए, जब दर्शकों पे छोड़ दिया है तो फिर उन्हीं पे वही जवाब देंगे। हमें इजाजत दीजिए आप। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।